हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन कौन कौन से कॉन्टिनेंट, कौन कौन से वाटर बॉडीज एंड कौन कौन से कंट्रीज से पास होती है, इन सभी के नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कृष्णा रिवर को लेकर के, तो कृष्णा रिवर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें, कृष्णा रिवर पेनिनसुलर इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी रिवर के बाद में। कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है महाराष्ट्र के जो महाबलेश्वर वाला रीजन है वहाँ से। उसके बाद में कृष्णा रिवर कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से फ्लो होती हुई लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। बे ऑफ बंगाल में अपने आप को मर्ज करने से पहले कृष्णा रिवर एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। कृष्णा रिवर का जो रिवर बेसिन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कृष्णा रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इनको अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की, उनमें इंपॉर्टेंट नेम है भीमा रिवर, मूसी रिवर एंड मुन्नेरू रिवर। भीमा रिवर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी के रूप में लोकेटेड है। भीमा रिवर को चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरीज को लेकर के। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में अगर हम डिस्कस करें तो इंपॉर्टेंट नेम है मालप्रभा रिवर, घाटप्रभा रिवर एंड तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर जो है वो तुंगा एंड भद्रा दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं, उन दोनों के कन्फ्लुएंस से मर्ज होकर के बनती है तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट भी लोकेटेड हैं इसके बैंक पर, जिसमें से फर्स्ट है हम्पी साइट। हम्पी साइट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी लोकेटेड है, वो तुंगभद्रा रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। तुंगभद्रा रिवर जो है वो कृष्णा रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं कृष्णा रिवर को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और आर्टिकल रिलेटेड है डीजीसीए ने स्पाइस जेट को कुछ नोटिस दिए हैं। उन्होंने बोला है कि आपकी जो भी फ्लाइट होती हैं उसमें कुछ मेंटेनेंस को लेकर के और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप फॉलो नहीं करते हैं, और एक सेफली तरीके से अगर हमें फ़्लाइट को रेगुलर करना है तो ये सारी जो सेफ्टी मेंटेनेंस को लेकर के जो भी इशू हैं वो आपको रेगुलर करने होंगे। डीजीसीए का जो नोटिस है उसमें ये सारे बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो लिखे गए हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए की गई हैं कि अभी कुछ टाइम पहले अगर हम डिस्कस करें तो स्पाइस जेट की कुछ जो उनकी फ़्लाइट थी उनमें रेगुलर इश्यू देखने को मिला। इसकी एक जो फ़्लाइट है जो फॉरेन कंट्री से हमारे इंडिया में आ रही थी, लेकिन उसको बीच में ही पाकिस्तान में उतारना पड़ा क्योंकि उसमें फ्यूल को लेकर के कुछ इशू देखने को मिला। इसके अलावा हमारे रीजनल एरिया में जो कनेक्टिविटी फ़्लाइट के रूप में भी उठती हैं उसमें भी कुछ इशू देखने को मिला। तो डीजीसीए ने क्लियर किया है कि इन सारे मेंटेनेंस को और ये सारे जो प्रोसीजर हैं, सेफ्टी प्रोसीजर, ये आपको फॉलो करना है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो एयर में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं जिससे बहुत सारे पैसेंजर्स की डेथ भी हो गई है, क्रैश देखने को मिलता है। तो ये सारे जो प्रोसीजर हैं, ये सारे जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पर डीजीसीए जो टर्म है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। हमारे इंडिया में जो सिविल एविएशन है उसको रेगुलेट करने के लिए जो डीजीसीए जो पोस्ट है वो काम करती है। डीजीसीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था कि सिविल एविएशन एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनको सॉल्यूशन अगर हमें प्रोवाइड करना है और किस तरीके से किस बेसिक के ऊपर हमें काम करना है, ये सभी जो डिसाइड हैं वो डीजीसीए के द्वारा किए जाते हैं। एविएशन से रिलेटेड एक्सीडेंट हो, कोई इंसिडेंट हो जाए, उन सभी को इन्वेस्टिगेट करने का भी काम करता है डीजीसीए। प्रेजेंट टाइम में हमारी जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका की सेम इसी तरीके के मॉडल के ऊपर एक कंपनी है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन है जो भी उनकी सिविल एविएशन से रिलेटेड जो भी इशू हैं उन सभी को रेगुलेट करने के लिए, और उसका नाम है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। इसी की तर्ज पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी डीजीसीए को रिप्लेस करके सीएए लाना चाहती है। सीएए मीनिंग सिविल एविएशन अथॉरिटी के नाम से।
ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं डीजीसीए से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि मणिपुर जो स्टेट है वहाँ पर लैंडस्लिप देखने को मिला, और अभी सेम इशू जो है वो हमारे नॉर्दर्न स्टेट शिमला जो एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है नॉर्दर्न स्टेट में, वहाँ पर भी सेम इशू देखने को मिला। देखो ये सारी सिचुएशन इसलिए क्रिएट हो रही है कि अगर हम बात करें हिमालयन रीजन की, तो हिमालयन जो माउंटेन है वो एक तरीके से यंग फोल्ड माउंटेन है, मतलब वो अच्छे से अभी एक स्टेबल स्टेज में नहीं आ पाया है। उससे पहले ही इतनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हिमालयन रीजन में इतनी स्पेसिफिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से जो इसकी स्टेबल स्टेज आने से पहले ही वहाँ पर जो उसकी एक एक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा मोर एक्टिव उसको कर दिया गया है, और ये सारे इशू वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये सारे इशू हमें शो करते हैं कि अगर रेगुलर इसी तरीके से एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती रही तो जो भी ड्रास्टिक इशू क्रिएट होते हैं उन सभी का रीजन रहेगा कि हमें क्या करना होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट तरीके से वहाँ पर रेगुलर करना होगा, ताकि हिमालयन जो हमारे इंडिया के लिए एक तरीके से हमेशा एक बैरियर का रोल उन्होंने प्ले किया है कि जब हम सिक्योरिटी के बेसिस पर देखें या फिर हम बात करें अदर पॉइंट के बेसिस पर, जैसे क्लाइमेट के बेसिस पर भी अगर हम देखें तो हमेशा एक सिक्योरिटी का रोल प्ले किया है हिमालयन रीजन ने। तो उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने टाइम टू टाइम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, उन सभी को हमें रेगुलर करना होगा और ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तभी जा करके इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो टाइम के साथ में सॉल्व हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ पर AIADMK जो पार्टी है उसका जो कौन लीडरशिप दी जाए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी आपकी काउंसिल है वो इसको लेकर के डिसीजन ले सकती है। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि टाइम के साथ में जो है एक तरीके से इन्फ्लेशन वो इंक्रीज ही होती जा रही है, जिसमें LPG सिलेंडर का यहाँ पर कुछ प्राइस यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 2 पर, और इस आर्टिकल में ये शो कर रखा है कि देखो एक RTI फाइल होती है कि दिल्ली सरकार जो है वो अपना मनी कहाँ कहाँ पर खर्चा कर रही है। तो यहाँ पर उस RTI में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आई हैं कि दिल्ली जो गवर्नमेंट है उन्होंने टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा मनी खर्च किया है। तो इसमें बताया गया है कि 2021-22 का जो एंडिंग ईयर का फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला था तो मार्च में, अकेले मार्च 2022 में उन्होंने 125.15 करोड़ जो है वो खर्च किए एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए यहाँ पर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाली गई है, जिसमें बताया गया है कि 2012-13 का अगर हम कंपेरिजन करें तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो एड के ऊपर 11.18 करोड़ ही खर्चा करती थी। लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में कंपैरिजन करो तो 10 साल में अगर हम कंपैरिजन करें तो 4200% जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है एड के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो ये जो अभी हमने डिस्कस किया ना, एक तो ये RTI का बेनिफिट है कि हमें जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सभी पता चल जाती हैं। दूसरा यहाँ पर गवर्नमेंट का हमें लगता है कि वो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो लोग जो है वो इसलिए पे करते हैं कि उसका एक बेटर तरीके से यूज़ किया जा सके, लेकिन उसका जो है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो फोकस किया जा रहा है, इसकी जगह अगर बेसिक लेवल पर और ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो तो जो भी इश्यूज हैं दिल्ली में उनको और अच्छे से रिजोल्व किया जा सकता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सेंट स्टीफन कॉलेज को लेकर के है। आप सभी को पता है अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसकी एफिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं उनमें एंट्रेंस के लिए UG लेवल पर अगर आप एंट्रेंस लेना चाहते हो तो CUET एक एग्ज़ाम होने लग गया। लेकिन यहाँ पर सेंट स्टीफन जो कॉलेज है उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम CUET जो एग्ज़ाम है उसका 85% वेटेज रखेंगे और 15% वेटेज जो है वो हम इंटरव्यू बेसिस पर रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि वो बच्चे जो एक काफ़ी अलग एरिया से आते हैं वो काफ़ी कंफर्ट लेवल पर फील नहीं कर पाएंगे अगर उनका इंटरव्यू बेसिस पर भी एंट्री रखी जाती है, उसको भी वेटेज दिया जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जो CUET का जो प्रोसीजर है उसी को ही सेंट स्टीफन कॉलेज के द्वारा फॉलो किया जाए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, अभी देखो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिला। इशू ये देखने को मिला कि कुछ ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट पास हुए जिसकी वजह से बहुत सारे इशू क्रिएट हो गए, और उसकी वजह से काफ़ी लंबे टाइम तक लोगों को जो प्रॉब्लम है वो भी फेस करनी पड़ी। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमें फंडामेंटल राइट दे रखा है फ्रीडम टू स्पीच, हमें जो बोलने की जो पावर है, लेकिन उस स्पीच में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे ऊपर कि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी है और हमारी इंटीग्रिटी है, या फिर हमारी जो सोसाइटी में कोई भी कम्युनल इशू क्रिएट ना हो, इस तरीके के हमारे जो स्टेटमेंट है वो क्रिएट हमें नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें बोला गया है कि देखो, अगर हम ये डिस्कस करें तो जो हेट स्पीच है उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रखा है। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें दे रखी हैं कि जो हेट स्पीच हैं उनको हमें इंडियन पीनल कोड की जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, कि जब भी इस तरीके का जो इशू क्रिएट हो, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जब भी स्पेसिफिक अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स के बेसिस पर इस तरीके के जो स्पीच हैं उनको रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है, और उन रेगुलेट करने की वजह से जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जो नॉर्मल पीपल हैं, उनको सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर किसी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर किसी अदर पर्पज़ से इस तरीके के हेट स्पीच पास किए जाते हैं तो हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोविज़न होने चाहिए, ओके। और हमारी जो भी इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं उन सभी को इसके ऊपर इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको किस तरीके से हमें रेगुलर करना है, किस तरीके से इस इशू को सॉल्व करना है, इसको लेकर के इम्पोर्टेंट जो प्रोविज़न है उनको इंसर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके के जो स्पीसीज होते हैं, इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको रेगुलर किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर हम लास्ट 15 डेज़ की बात करें तो बहुत 3 इम्पोर्टेंट मीटिंग यहाँ पर हुई, जिसमें G7 की मीटिंग हुई, इसके अलावा ब्रिक्स की मीटिंग हुई, और अगर हम बात करें तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई। राइटर जो हैं वो सुहासिनी हैदर हैं, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें रखी हैं कि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, यूक्रेन के ऊपर जो अटैक हुआ है, इसके बाद में अगर आने वाले टाइम, फ्यूचर टाइम की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रेटजी है, काफ़ी ज़्यादा जो रिलेशन है कंट्रीज़ के आपस में, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। तो यहाँ पर इंडिया के लिए उन्होंने सजेशन दिया है कि इंडिया को हमेशा एक बैलेंस तरीके से अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपनी जो पॉलिसी है, उसको फॉलो करना है। इसके अलावा उन्होंने इंडिया के लिए ये भी बात रखी है कि प्रेजेंट टाइम में, देखो उन्होंने 3 इम्पोर्टेंट जो अभी मीटिंग हुई उनके बारे में बताया है, और अभी जो G20 की मीटिंग होने वाली है उसके बारे में उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंट बातें रखी हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दिसंबर 2022 तक आते आते G20 की जो लीडरशिप है वो इंडिया को मिल जाएगी। 2023 में जो है वो मीटिंग इंडिया ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो अब ये टाइम है कि इंडिया को अपनी लीडरशिप आगे होकर के लेनी चाहिए। जिस तरीके से G7 कंट्री, जिसका इंडिया पार्ट नहीं है, फिर भी इंडिया को वहाँ पर इन्वाइट किया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट जो इशूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए, डिस्कस करने के लिए उनकी जो एंट्री है वो वहाँ पर डिसाइड की जाती है। इससे बेसिक चीज़ें लगती हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन का जो इम्पोर्टेंस है वो टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। तो हमारे जो कंट्री है इंडिया, उसको अपनी लीडरशिप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है कि कोई भी इशू है उसमें अपना एक बैलेंस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को और पॉलिसी को फॉलो करते हुए इंडिया अपना स्टैंड रख सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, राइटर ने एक केस के बारे में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में एक जजमेंट दिया था, और जजमेंट में उन्होंने इम्पोर्टेंट बात रखी। देखो, जब भी आप किसी डॉक्टर की विजिट करते हो तो आप रेगुलर देखते हो कि कोई ना कोई जो MR होता है, ओके, वो हमेशा डॉक्टर के ऑफिस में अवेलेबल रहता है। जब भी हम डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं तो वो उसको कोई ना कोई जो मेडिसिन है वो शो करते रहते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें जो फ्री बाइज दी जाती हैं डॉक्टर्स को, जिससे डॉक्टर जो है उन मेडिसिन को और जो भी इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन से रिलेटेड, मतलब मेडिकल एरिया से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट होते हैं उन सभी को फिर प्रमोट करने के लिए, देखो ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ पर मेडिकल जो भी मेडिसिन होती हैं उनका प्राइस काफ़ी कम होता है, लेकिन उनके फॉर्मेशन में उनका जो प्राइस है, जब उनका डिलीवरी टाइम आता है तो उस मेडिसिन का प्राइस काफ़ी हाई लेवल का होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स क्या करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि वो जो कंपनीज़ हैं वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट देती हैं उन डॉक्टर्स को, तो उन प्रॉफिट के लिए डॉक्टर जो है उन मेडिसिन को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये बताया गया था कि इस तरीके की जो फ्री बाइज जो दी जाती हैं डॉक्टर्स को, वो हमारे बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिनके खिलाफ हैं।
तो ये जो फ्री बाइज हैं वो बंद होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस तरीके की जो मेडिसिन का जो रेगुलर किया जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो पॉपुलेशन है, नॉर्मल जो पीपल हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उनको रेगुलर करने की ज़रूरत है। और रेगुलर करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन ले, हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं वो इस तरीके से डिसीजन ले कि मेडिसिन के जो प्राइजेज़ हैं वो एक रेगुलर लेवल से ज़्यादा हाइक लेवल पर ना हो पाए, क्योंकि ये बोला जाता है कि मेडिसिन के फॉर्मेशन में जो भी एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन उस मेडिसिन के फॉर्मेशन में क्या क्या खर्चा हुआ, एक्स्ट्रा जो भी है, जो पर्सनल उस कंपनी का जो पर्सनल जो भी एक्सपेंडिचर है वो सब इन्वॉल्व करके एक हाई लेवल पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर फिर उसको सेल किया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी हाई लेवल पर नॉर्मल पॉपुलेशन को वो जो मेडिसिन है मिलती है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि देखो, जिस तरीके से जुडिशरी ने ये कोशिश की है कि जो फ्री बाइज दिया जाता है डॉक्टर्स को, उसको ख़त्म किया जाए, वो मना किया जाना चाहिए, क्योंकि लोग के वो खिलाफ है। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि पॉलिटिक्स के टाइम में, स्पेसिफिक चुनावों के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में हम देखते हैं कि पॉलिटिक पार्टी क्या करती हैं, जो भी किसी एरिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो उनको बोला जाता है कि आपको फ्री कपड़े दिए जाएंगे, फ्री लैपटॉप दिए जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों की उनके साथ में एक तरीके से वायदा प्रॉमिस किया जाता है कि ये चीज़ें हम सबको प्रोवाइड करवाएंगे, और इलेक्शन से पहले प्रोवाइड करवाई भी जाती हैं। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि जिस तरीके से जो फ्री मेडिकल जो है वो डॉक्टर्स के लिए बंद की है, ये सारी चीज़ों को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पब्लिश हुए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कॉन्ट्रासेप्शन की अगर हम बात करें तो टाइम के साथ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से अगर हम कंपैरिजन करें तो कॉन्ट्रासेप्शन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। मतलब जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मॉडर्न मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी भी इसका जो बर्डन है, कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी मेथड्स हैं उनका बर्डन जो है वो वीमेन के ऊपर अभी भी ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फैमिली प्लानिंग जो मेथड्स हैं उनका रेगुलर यूज़ करना जो है वो हाई कप लेवल पर इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो इसमें ज़्यादा है। अभी भी फैमिली प्लानिंग के लिए वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो मेजॉरिटी में माना जाता है कि ये वीमेन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैन जो है उसका पार्टिसिपेशन यहाँ पर कम है। ओके, तो यहाँ देखो, द बर्डन ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्टली फॉल ऑन वीमेन, विद फीमेल स्टेरिलाइजेशंस बीइंग द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, ट्यूबेक्टोमिक्स फीमेल स्टेरिलाइजेशन मेथड आर performed about 10 times more than vasectomies मेल स्टेरिलाइजेशन मेथड। मेल स्टेरिलाइजेशन मेथड से अगर हम कंपैरिजन करें फीमेल स्टेरिलाइजेशन मेथड का तो 10 टाइम ज़्यादा है। मतलब वीमेन के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी भी ज़्यादा मानी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मतलब जो इक्वलिटी जो है ना वो अभी भी नहीं है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखोगे तो अभी भी इक्वलिटी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। तो ये जो डाटा है वो हमें शो करते हैं, हम ये बता सकते हैं कि अभी भी वीमेन के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़्यादा है। मेंस में जब हम आंसर लिखें तो सोसाइटी के बेसिस पर अगर हम लिखें तो इन डाटाज़ को इनपुट करके हम लिख सकते हैं कि वीमेन और मेन में अभी भी अगर हम डिस्कस करें तो इक्वलिटी लेवल जो है वो गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट जो शो होते हैं उनको रेगुलर करने के लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उन्होंने ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो कि जब भी हम टीवी चैनल या यूट्यूब की कोई भी आप प्रोसीजर यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऐप आप यूज़ कर रहे हो, और वहाँ पर जो आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट शो होते हैं उनको लेकर के नए रूल्स दिए हैं CCPA ने, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने। तो यहाँ पर CCPA ने ये बोला है कि अगर आपके जो एडवर्टाइजमेंट हैं उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी प्रोडक्ट को शो कर रहे हो, स्पेसिफिक अगर हम देखें तो जो चिल्ड्रन के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के फिर रेगुलर
फोर्स करता है अपनी फैमिली को कि इसको लेना है, लेकिन इस तरीके से अगर एडवर्टाइजमेंट में गलत तरीके से किसी चीज़ को शो किया गया है, उसके बेनिफिट्स शो किए गए हैं लेकिन वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। जैसे कि अगर हम किसी फूड ग्रेन की बात करें या किसी फूड आइटम्स की बात करें तो उसको लेकर के यहाँ पर न्यू रूल्स में बात रखी गई है कि सब कुछ उसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि कितना उसकी वजह से जो हार्मफुल इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उसकी वजह से क्रिएट हो सकती है। और अगर ऐसा रेगुलर नहीं किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में तो यहाँ पर जो है उन कंपनीज़ को बैन करने के लिए उन कंपनीज़ को किस तरीके से चेक्स उनको करते रहना है, ये सारा जो प्रोसीजर है वो किया जाएगा। उनके ऊपर जो पनिशमेंट है वो भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। दूसरी यहाँ पर बात रखी गई है कि देखो, पहला तो बताया गया है कि वैलिड एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। सरोगेट का मतलब आप ये समझिए कि मान लो देखो, टोबैको को आप प्रमोट कर रहे हो किसके नाम पर, यहाँ देखो यहाँ बता रखा है कि टोबैको को आप पान मसाला के नाम पर उसको प्रमोट कर रहे हो, या फिर जो भी इस तरीके का जो भी टोबैको से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अगर हमें लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो इलीगल है उनको प्रमोट करना, लेकिन आप किसी अदर नाम पर किसी फेक तरीके से उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और ये जो नए रूल्स हैं वो इन सारे पॉइंट्स को रेगुलर करेंगे। यहाँ पर CCPA जो टर्म है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स की अगर हम बात करें, 1986 में सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आया था। उसमें ये प्रोसीजर था कि नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको सोल्व किया जाएगा। उसके बाद में 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें कुछ चेंज करके लाया गया और उसी के थ्रू जो है वो CCPA को एस्टेब्लिश किया गया था। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव CCPA का ये है कि कंज्यूमर के जो भी राइट्स हैं उनको एनफोर्स, उनको प्रोटेक्ट और उनको प्रमोट करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ देखिए, देखो इस आर्टिकल में बता रखा है कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम जो हैं वो एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो ट्रेड गैप है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गया है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया कि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन और कोविड से पहले का सिचुएशन को अगर हम कंपेरिजन करें तो गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। इसमें कुछ बेसिक बातें यहाँ पर बता रखी हैं। बेसिक बातें ये बता रखी हैं कि देखो, अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में इंडिया जो है वो इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहा है, ऐसा मानना है। तो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। हम जो इंपोर्ट जो प्रोडक्ट्स कर रहे हैं उन सब के प्राइस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गए हैं, और कंपैरिजन अगर हम करें जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उनसे, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि 12 मेंबर्स जो हैं वो हमारे राज्यसभा में हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर 7 जो सीट्स हैं वो वैकेंट थी, जिसमें से कुछ जो लोगों को 4 सीट के लिए कुछ लोगों को इसमें पिक किया गया है, जिसमें पीटी उषा है। इसके अलावा यहाँ पर इलाई राजा एक फिलेंथ्रोपिस्ट है, वीरेंद्र हेगड़े, एंड स्क्रीन राइटर हैं विजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर ये शो करने की कोशिश की गई है कि साउथ इंडिया की तरफ जो है वो गवर्नमेंट का एक तरीके से रूल एंड रेगुलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। साउथ इंडिया से यहाँ पर ज़्यादा इंक्लूजन देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 12 नॉमिनेटेड पर्सन की जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, जिसमें है आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। और अगर हम स्टेट लेवल पर देखें तो गवर्नर जो है वो 5 क्राइटेरिया के बेसिस पर नॉमिनेट करता है, जिसमें से एक जो कोऑपरेटिव मूवमेंट वाला जो एरिया है वो और ज़्यादा इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर फर्स्ट जो आर्टिकल है, यहाँ देखो 75th इंडिपेंडेंस डे जो है उसमें उन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा जो हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंस से और अब तक हमारे सबसे ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इसमें कारगिल राइट, क्रिकेट मैच जो हैं वो भी 75th इंडिपेंडेंस डे में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है
देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के यहाँ पर ये बता रखा है कि जब तक हमारा जो मार्केट है वो एक रेगुलर बेसिस पर ना चलने लग जाए तब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो रेगुलर उसके लिए होना चाहिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक लो के थ्रू एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। अगर हम डिस्कस करें कि जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट देखने को मिला था 2020 से स्टार्ट होकर के 2021 तक वो जो गया था उसमें रेगुलर यही प्रोटेस्ट देखने को मिला था कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सिक्योर किया जाए एक लॉ के थ्रू और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, नहीं तो टाइम के साथ में इरेडिकेट कर दिया जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फार्मर्स के लिए। तो यहाँ पर क्लियरली ये बात रखी गई है कि जब तक मार्केट में एक बैलेंस नेचर नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड वाले जो मार्केट है वो क्रिएट नहीं होगा, तब तक एमएसपी जो है वो रेगुलर चलती रहेगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फॉरेन पेज से है और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है देखो अफगानिस्तान को लेकर के है। आप सभी को पता है कि 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का रूल रहा। उसके बाद में तालिबान को रिमूव करके यहाँ पर यूएस ने अपनी आर्मी के थ्रू और भी अदर एक्टिविटी नाटो ऑर्गेनाइजेशन सभी का यूज़ करते हुए यहाँ पर तालिबान को रिमूव कर दिया और दोबारा से अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। अफगानिस्तान में गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश की, लेकिन 2021 में अफगानिस्तान में दोबारा से तालिबान आ गया। अब यहाँ पर तालिबान ने कुछ अपनी इंपॉर्टेंट बातें रखी हैं उनकी तरफ से। उनके जो सुप्रीम लीडर है तालिबान सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबितुल्ला, उन्होंने ये बातें रखी हैं कि देखो तालिबान जो है वो सब कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए तैयार है। हमने जो प्रॉमिस किया था कि हम हमारे लैंड एरिया का यूज़ नहीं करने देंगे किसी भी टेररिज्म एक्टिविटी को लेकर के, उन सभी पर हम बने हुए हैं। अब ये इशू क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि जब 2001 के टाइम में जब यूएस के ऊपर अटैक होता है, 9/11 अटैक के नाम से उसको जानते हैं, तो इसमें जो लादेन जो इन्वॉल्व था इस अटैक में, ऐसा बोलते हैं कि तालिबान जो वहाँ पर रूल कर रहा था उस टाइम अफगानिस्तान में, तो तालिबान ने ही ये सपोर्ट करने की कोशिश की थी इस अटैक के लिए। और इसी की बाद में ही 9/11 पे अटैक होता है, मतलब सितंबर में अटैक होता है और अक्टूबर तक आते आते जो है वो तालिबान को वहाँ से रिमूव करके वहाँ पर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर देता है अफगानिस्तान में यूएसए। तो यहाँ पर अब तालिबान ने एश्योर किया है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के हमने एश्योर किया था अदर कंट्रीज़ को, उनको हम रेगुलर कर रहे हैं। किसी भी कंट्री को ना तो हम हमारे स्पेसिफिक हमारे रीजनल एरिया में जो कंट्री है उनको इन सभी से इफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है वो अपने लैंड एरिया को, सॉइल एरिया को यूज़ नहीं करने देंगे टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए। इसके अलावा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि तालिबान की तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट आए हैं कि टाइम टू टाइम तालिबान को ये किस तरीके से गवर्न करना है अफगानिस्तान को, इसको लेकर के कोई ना कोई कंट्री जो है वो सजेशन देते रहता है। तो यहाँ पर तालिबान ने अपने इंपॉर्टेंट बातें रखी है कि हमें सजेशन देने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि किस रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर हमें अफगानिस्तान को गवर्न करना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, आप सभी को पता है कि ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके 2 मिनिस्टर ने यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो यहाँ पर किस तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट को जो है वो रेगुलर करते रहेंगे, यहाँ पर ये माना जा रहा है कि और भी जो मिनिस्टर हैं वो क्विट कर सकते हैं, मतलब कैबिनेट मेंबर जो हैं उनको एक तरीके से लोकल मीडिया का वहाँ की कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें बताया गया है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक तरीके से कोशिश की है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्विट कर दें अपनी पोस्ट से और जो मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर क्या कर दें, अपने आप को चेंज कर दें, मतलब अपने आप को रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो ऐसा वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिफ्यूज़ किया है कि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। देखो आप सभी को पता है ना कि ब्रिटेन में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको इंडिया भी फॉलो करता है। मतलब वहाँ पर जो लेजिस्लेटर होते हैं उन्हीं में से जो मिनिस्टर्स हैं वो निकल करके आते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटर का पार्ट है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो यहाँ पर श्रीलंका में आप सभी को पता है क्राइसिस है और इसी क्राइसिस को रेगुलर करने के लिए यहाँ पर श्रीलंका में जो प्रेजेंट टाइम में फ्यूल सप्लाई को लेकर के जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है उसको वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो रेगुलर कर रहे हैं कि रशिया के साथ में उनका जो डिस्कशन है उन्होंने स्टार्ट किया है ताकि जो सप्लाई है उसको मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ ये द हिंदू न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।